जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जो हम लोग रिवीजन क्लास देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा रिवीजन क्लास कौन सा है? तो रिवीजन क्लास का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा किस लेवल का हम लोग टॉपिक देख रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं वही टॉपिक कराऊँगा जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग ये जो भी कर रहे हैं ना, पीआईक्यू बेस्ड टॉपिक उठा रहे हैं, ना कि हम लोग आलतू-फालतू कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप लोग ज़रूर देख लेना। और मेरा मानना है कि इसको देखने के बाद आपका जो नॉलेज लेवल होगा ना, वो अलग लेवल का होगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे ना एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में देने का आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा, ठीक है? पहले आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके बाद मैं 100 टॉपिक ऐसे कराऊँगा जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, ठीक है? ये तो केवल बिहार दरोगा मेंस के टॉपिक के आधार पर मैंने किया है। अब हम लोग ना जो 100 टॉपिक करेंगे ना, वो आपके जो प्री हुआ था, प्री एग्ज़ाम जो हुआ था प्री बिहार दरोगा का, उसके हिसाब से और मेंस के हिसाब से पूरे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, पूरे होल रूप से संपूर्ण रूप से देखेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग 100 टॉपिक लाएँगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, जहाँ से आपका मेरिट लिस्ट में पक्का नाम आएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटबंध, ठीक है? पृथ्वी के ताप कटबंध की बात करें तो देखिए 0 अक्षांश से 23.5 साउथ हो या 0 से 23.5 उत्तर हो, यानी कर्क रेखा देखिए उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 डिग्री मकर रेखा बोला जाता है, ठीक है? तो इनके बीच के कर्क रेखा और मकर बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध, ठीक है? और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो एरिया बनता है क्या बनता है? शीतोष्ण, यानी 23.5 से 66.5 के बीच, ये ला देता हूँ मैं, 23.5 से 66.5 के बीच का क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। वह नॉर्थ हो या यहाँ पे साउथ देख सकते हैं, ठीक है? ये भी साउथ देख सकते हैं, तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है? और जो ध्रुव के आसपास का एरिया होता है ना, जो 66.5 से 90 डिग्री का, वो क्या होता है? शीत कटिबंध होता है, ठीक है? तो ये आप लोग समझ के होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ये सब हॉर्स पावर क्या होता है ये सब हम लोग देख लेंगे। देखिए 30.5 से 35 डिग्री का, ठीक है? जो 30.5 मतलब 30.5 बोले 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश होता है ना, उसको अश्व अक्षांश बोलते हैं, चाहे वो साउथ उत्तर हो या साउथ हो, ठीक है? तो ये अश्व अक्षांश देखिए, आप अश्व देखे होंगे, ठीक है? तो और डोलड्रम भी पूछा जाता है। डोलड्रम कितना है? तो 0 से 5 डिग्री के अक्षांश के बीच, ठीक है? और उसको ही ITCZ भी बोला जाता है, ठीक है? तो इसका हम लोग चलिए नीचे अच्छे से विभाजित करते हैं, ये आप लोग देख लेना। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है? पृथ्वी की वायुदेव बेटियाँ, देखिए बोलता है कि वायुदाब कौन सी? तो विश्वतीय निम्न दाब। विश्वतीय निम्न दाब कितना से कितना होता है, कितना अक्षांश से? तो 0 से 5 नॉर्थ या और साउथ दोनों की तरफ, ठीक है? तो वो क्या होता है? विश्वतीय निम्न दाब। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो लो होती है। और इसका नाम क्या है? तो डोलड्रम या शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र यानी ITCZ, इसी को बोलते हैं शांत क्षेत्र, और डोलड्रम भी बोला जाता है, ठीक है? तो पूछता है डोलड्रम कितने के बीच रहता है? तो 0 से 5। उपोषण उच्च दाब, उपोषण है नहीं 30 से 35, इसका प्रकृति के साथ है तो उच्च होता है। और इसका विशेष नाम क्या है? तो अश्वाक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है? उपध्रुवीय निम्न दाब 60 से 65 नॉर्थ या साउथ दोनों हो सकता है, जिसका प्रकृति का होता है निम्न होता है। और ये क्या होता है? गतिजन्य यानी डायनेमिक कारणों से निर्मित होता है। ध्रुवीय उच्च दाब 90 डिग्री में, चाहे नॉर्थ ध्रुव हो या साउथ ध्रुव हो, ठीक है? ये इसकी प्रकृति क्या होती है? उच्च होती है। और ये अत्यधिक ठंड के कारण होते हैं। अब बात करते हैं भूमंडलीय पवनें, ठीक है? तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है? मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, जिसे व्यापारिक पवनें होती है, ठीक है? व्यापारिक पवनें इसकी बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है? तो उपोषण उच्च यानी 30 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं, यानी 0 डिग्री तक, ठीक है? प्राचीन काल में व्यापारिक जहाज़ों के लिए सहायक था, जिसे आपने देखा होगा जो भी नाव होती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े पर्दे टंगे होते हैं, ठीक है? तो वहीं होता है
क्योंकि ताकि हवा मारे और ये नाव को आगे बढ़ाए, तो इसलिए पर्दे लगाए जाते हैं। वहीं बोलता है तो व्यापारिक पौने उसी का बहुत उपयोग करते थे। ठीक है, पछुआ पौने की बात करें तो उपोषण उच्च से उपध्रुवे, यानी आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री है। मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो अगर मान लेते हैं जैसे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है और ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यह बात करते हैं अगर उपोषण पछुआ पौने की बात करें व्यापारिक पौने की, तो यहाँ से इस तरफ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इस तरफ जाएगा, यानी ये व्यापारिक पौने अगर ये है 30 डिग्री में जैसे बात करें तो व्यापारिक पौने ये विषुवत रेखा की तरफ जाएगी। अगर बात करें ये पछुआ पौने की तो ये यहाँ से किस तरफ जाएंगे, तो ये इस तरफ जाएंगे, किसके तरफ, 60 डिग्री की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो 60 डिग्री बनेगा 60 डिग्री तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, जिसे यहाँ भी 60 डिग्री जाएंगे। ठीक, तो ये बात कर रहा है। ध्रुवीय पौने ध्रुवीय उच्च से उपध्रुवीय यानी अत्यधिक ठंडे और शुष्क पौने होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय पौने क्या होते हैं, तो इनकी कहाँ का, तो ध्रुवीय 90 डिग्री से उपध्रुवीय यानी 65 डिग्री की तरफ जाएंगे और ये अत्यधिक ठंडे और शुष्क पौने होंगे, मतलब ये बहुत ठंडी हवा होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, कोरियोलिस बॉल। ठीक है, कोरियोलिस बॉल बहुत ही एग्जाम में पूछ जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पौनों की दिशा बदल जाती है। ठीक है, कोरियोलिस बॉल के कारण। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसी को बोलते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पौनों की दिशा बदल जाती है वो क्या है, कोरियोलिस बॉल बोला जाता है। ठीक है, फेरेल का नियम क्या कहता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसको मैं दिखाता हूँ फेरेल का नियम का, जिसे आप यहाँ देखेंगे। देखिए ये उत्तर गोलार्ध है, ठीक है, यहाँ से ये उत्तर गोलार्ध है, ठीक है, और ये नीचे साउथ गोलार्ध है। ठीक है, तो उत्तर गोलार्ध में देख रहे होंगे कि जो पौने हैं इधर आ रही है, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं 30 डिग्री में, अगर यहाँ हम खड़े हैं तो खड़े होंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ दाएं होगा ना। अगर आप यहाँ खड़े होकर विषुवत रेखा की तरफ देखेंगे तो ये हवा किस तरफ, आपके दाएं तरफ घूम रही है। अगर यहाँ से हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो ये भी हमारे किस तरफ जा रही है, तो ये हमारे दाएं तरफ। ठीक है, और साउथ गोलार्ध की बात करें तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि ये बाएं की तरफ जा रही है। ठीक, अगर यहाँ से हम ध्रुव की तरफ तो ये भी हमारे बाएं की तरफ। मतलब कहने का है कि अगर हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें, दक्षिण गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में जो भी पौने होती है ना वो अपने बाएं की तरफ जाती हैं। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं की तरफ जाती है, यही कहना चाहता था। ठीक है, तो बोला है ना कि उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाएं की ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाएं की ओर मुड़ जाती है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार दरोगा में। ठीक है, ITCZ जहाँ उत्तर और दक्षिण की व्यापारिक पौने मिलती है वह सूर्य की स्थिति के साथ ऊपर नीचे खिसकता रहता है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री में आती है। ठीक है, व्यापारिक पौने 0 डिग्री में आती है, तो वहीं होता है आपके उत्तर और दक्षिण में 0 से 5 डिग्री को ITCZ बोला जाता है। ठीक है, अस्वच्छांत, यहाँ हवा नीचे बैठती है जिससे समुद्र शांत रहता है। पुराने समय में वजन कम करने के लिए व्यापारिक घोड़ों को समुद्र में फेंक देते हैं। असल में जैसे मान लीजिए शांत क्षेत्र है, तो शांत क्षेत्र में क्या होता था ना कि जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाता था। ठीक है, तो क्या होता था ना कि जो भी घोड़े होते थे ना, घोड़ों को फेंक दिया जाता था पानी में, ताकि क्या हो, जो आपका नाव हो थोड़ा हल्का हो जाए। ठीक है, वजन कम करने के लिए। पछुआ पौने की, अब देखिए पछुआ पौने जो ये केवल दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग अक्षांश में नाम होता है। ठीक है, जैसे पछुआ पौनों के अलग अलग नाम है। जैसे 40 डिग्री अक्षांश पे जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा। चालीसा मतलब 40। ठीक है, 50 डिग्री पर तो प्रचंड 50। ठीक, और 60 डिग्री पर तो चिकता 60। 60 को 60। ठीक है, तो इस तरह अपन नाम याद रखेंगे। अब देखिए कुछ टिप्स हैं कि पौनों का नाम उस दिशा पर पड़ता है जिधर से वो आ रही है। जैसे पछुआ पौने पश्चिम से आती है। ठीक है, उसी तरह पूर्व से आते हैं तो उसको पूर्वैया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि संवैधानिक प्रमुख का पद होता है। ठीक, अनुच्छेद 53 क्या होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। ठीक है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा किसमें, तो 54 बात करता है। अनुच्छेद 56 बात करता है इसका कार्यकाल, मतलब कितने साल का अवधि था, ठीक है। पद ग्रहण करने से कितने 5 वर्ष तक का। अनुच्छेद 58 क्या करता है, तब राष्ट्रपति पद के अर्हताएं यानी योग्यताएं बोलता है, ठीक है। अर्हताएं मतलब योग्यताएं, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो उसकी, ठीक है। अनुच्छेद 60 क्या बोलता है, तो राष्ट्रपति की शपथ, यानी शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य यानी आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो आपका शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 क्या होता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति में महाभियोग लगा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। और कब लगा सकते हैं, जब संविधान का अतिक्रमण हो तब। अनुच्छेद 72 क्या है, तो क्षमा दान की शक्ति, दंड को कम या माफ करने की पावर होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 123 क्या है, तो अध्यादेश जारी करना, संसद के विश्रांति काल में कानून बनाना, ठीक है। मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 123 के अंतर्गत, ठीक है। और 213 में किसका है, तो 213 में आपका पता होना चाहिए, ये जैसे ये था 123, तो ये था राष्ट्रपति का, ठीक है। 213 में किसका है, राज्यपाल का, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ PIQ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में बिहार दुर्गा में, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रक्रिया की शुरुआत, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है, ठीक है। नोटिस, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए, लिखित सूचना देना अनिवार्य है। बहुमत, इसे सदन की कुल सदस्य संख्या कितने बहुमत हो, तो 2/3 से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। प्रकृति, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। स्रोत, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। विकल्पों का विश्लेषण, अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होना, कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 में क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष की और लाभ का पद न हो और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अनुच्छेद 59 क्या है, तो राष्ट्रपति पद की शर्तें, जैसे संसद का सदस्य न हो। अनुच्छेद 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं, जैसे संसद का सदस्य न होना चाहिए उसको। अब बात करते हैं हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर की, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसे मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है, तो पुरी में है और उड़ीसा, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। इसको सफ़ेद पगोड़ा भी बोला जाता है, ठीक है, सफ़ेद पगोड़ा, क्योंकि ये ना पूरा सफ़ेद है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, तो अनंत वर्मन चुडगंग, यानी कौन वंश का था, गंग वंश का। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो उड़ीसा में ये भी है, इसको सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम गंग वंश का ये भी था, ठीक है। तो अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था, तो चंदेल शासकों ने, और कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा का है, तो महाराष्ट्र में है, किसने बनाया, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का। बृहदेश्वर मंदिर तो तंजावुर तमिलनाडु में, और किसने बनाया था, राजराज चोल प्रथम चोल वंश का शासक था, ठीक है। रथ मंदिर किसने बनाया, तो महाबलीपुरम, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और ये बनाया था नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश का। देखिए यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम है और यहाँ नरसिंह वर्मन प्रथम है, ठीक है। और ये गंग वंश का था, ये पल्लव वंश का था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया जी, तो माउंट आबू, कहाँ पे है, माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में, और बिमल शाह सोलंकी काल द्वारा बनाया गया था, बिमल शाह सोलंकी काल का था, ठीक है, विमल शाह द्वारा। कंदारिया महादेव ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये किसने बनाया था, धंगदेव ने चंदेल वंश का था, शासक था, ठीक है। अब हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर, इसे सफ़ेद पगोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ कृष्णा, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। कोणार्क मंदिर, इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। यह एक विशाल रथ के कारण आकार में बना हुआ है, ठीक है। देखिए कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा और जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है। स्थापत्य शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत के मंदिर को क्या होता है, नगर शैली, जैसे खजुराहो मंदिर है, ठीक। और दक्षिण भारत के मंदिर
जिसे द्रविड़ शैली बोला जाता है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर है आपका, ठीक है। उड़ीसा का मंदिर कलिंग शैली, ठीक है। कलिंग शैली नागर का ही एक उप प्रकार है, ठीक है। विकल्पों की बात करें तो अनंत वर्मन गंग वंश के प्रतापी राजा जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी, और देव वर्मन यानी कृष्ण वर्मन ने ये नाम अक्सर भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रा एवं जनन प्रक्रिया से, ठीक है। तो हाइड्रा की बात करते हैं तो जीव का प्रकार कैसा होता है, ठीक है। निडेरिया संघ का बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। मुख्य जनन विधि कैसी है तो मुकुलन है, और इसके कैसे जनन है तो अलैंगिक जनन, ठीक है। कोशिका विभाजन कैसी होती है तो समसूत्री विभाजन होती है, और आनुवंशिक स्थिरता हेतु, ठीक है। प्रक्रिया कैसी है तो शरीर पर एक उभार बनता है, फिर विकसित होता है और अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रा है, ठीक है। तो यहाँ से ना एक उभार बनेगा और इसमें भी बनेगा, और ये जब ना थोड़ा बड़ा होके क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जैसे बन जाएगा, और ये आपका अलग होके एक नया जीव बन जाएगा। तो इस तरह होता है, ठीक है। अन्य क्षमता क्या है तो पुनर् यानी रीजेनरेशन, शरीर के टुकड़ों से नया जीव बनना। यानी अगर इसको जैसे ये मान लीजिए ये आपका हाइड्रा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से काट देंगे ना तो ये अलग अलग 3 जीव बन जाएंगे, ठीक है। और पर्यावरण कैसा होता है तो स्वच्छ जल में पाया जाता है। हाइड्रा क्या कहाँ पे पाया जाता है तो स्वच्छ जल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थोड़े गहराई के। समसूत्री बीजाणु इसे समान विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है, कारण कि संतति जन्म की क्लोन होती है, ठीक है। समान विभाजन, समसूत्री को समान विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती, और यही कारण है कि संतति जनक की क्लोन होती है, यानी बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है, ठीक है। और सूत्री विभाजन ये केवल लैंगिक जनन में होता है, जिसमें आनुवंशिक विविधता आती है, ठीक है। यानी आपका विविधता आ सकती है। उत्परिवर्तन यह आनुवंशिक स्थिरता को बिगाड़ता है, जबकि प्रश्न स्थिरता के बारे में है, ठीक है। स्थिरता की बात किया था, और ये उत्परिवर्तन क्या होता है, इसमें आनुवंशिक स्थिरता में कुछ बदलाव आता है, ठीक है। हाइड्रा की विशेषता बात करें तो इसमें रक्त नहीं होता है, फिर भी यह शोषण करता है, ठीक है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है, शोषण करता है। किसके माध्यम से द्वारा तो विसरण के माध्यम से द्वारा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जीव विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण जनन विधि, जैसे द्विखंडन विधि किसमें पाई जाती है तो अमीबा और बैक्टीरिया में। बहुखंडन विधि किसमें होता है तो प्लाज्मोडियम में, जैसे मलेरिया परजीवी होता है। पूछता है मलेरिया क्या है तो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। मुकुलन का किसमें है तो हाइड्रा में और ईस्ट में दोनों, ठीक है। अभी खंडन विधि किसमें होता है तो स्पाइरो गैरा में। बीजाणु निर्माण किसमें होता है तो राइजोपोस, जैसे कवक और ब्रेड मोल्ड वाला, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग प्रमुख राजनीतिक दल की स्थापना की बात करते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बीजेपी है, बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 में। एओ हिम द्वारा प्रथम अध्यक्ष कौन थे डब्ल्यू.सी. बने, यानी बेमस चंद्र बनर्जी थे। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI कब हुआ था तो 1925 में M.N. रॉय ने किया था। भारतीय जनता पार्टी कब हुआ था 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और L.K. आडवाणी ने किया था, ठीक है। यह है बहुजन समाज पार्टी 1984 में, और किसने किया था तो कांशीराम ने। आम आदमी पार्टी 2012 में किया गया था, किसने अरविंद केजरीवाल ने। जनता पार्टी 1977 में जयप्रकाश नारायण आपातकाल के बाद किया था, ठीक है। जो 1975 में आपातकाल लगा था उसके बाद किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगर बात करते हैं हम लोग 1975 इस वर्ष भारत में आपातकाल लागू किया गया था। 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद जनसंघ के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, ठीक है। इससे बना था, जनता पार्टी से ही टूटकर भारतीय जनता पार्टी बना था, ठीक है। 1984 में सिख विरोधी दंगों का वर्ष, और इस वर्ष इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए थे, ठीक है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। बात करते हैं राजनीतिक दलों से जुड़े महत्वपूर्ण
पॉइंट, ठीक है। तो चुनाव चिन्ह बीजेपी का क्या है, कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा और बसपा का हाथी, ठीक है, जो मायावती वाला है। राष्ट्रीय दल का दर्जा, निर्वाचन आयोग किसी दल के प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान के मूल पाठ में नहीं था, ठीक है। राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान के मूल पाठ में नहीं था, इसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे सूफी संत होते हैं, उनके जगहों को पूछा जाता है। जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो गियासपुर दिल्ली में है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की गियासपुर दिल्ली में, और विशेष तथ्य क्या है, तो सुल्तान उल औलिया अमीर खुसरो इनके शिष्य थे, ठीक है। सुल्तान उल औलिया अमीर खुसरो इनके किनके शिष्य थे, अमीर खुसरो, तो सुल्तान उल औलिया इनका नाम है, निजामुद्दीन औलिया का नाम है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये कहाँ है, अजमेर में, राजस्थान, ये बहुत ही फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती, और भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी, ये कहाँ है, दिल्ली में। कुतुब मीनार का नाम, जो कुतुब मीनार है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। सलीम चिश्ती, ये कहाँ है, फतेहपुर सिकरी, और अकबर इनके बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। बाबा फरीद की बात करें तो बाबा फरीद पाकपट्टन पाकिस्तान, इनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गेसु दराज यानी गुलबर्गा कर्नाटक में, इन्हें बंदा नवाज भी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। अमीर खुसरो, तो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। हनूज दिल्ली दूर अस्ता, अभी दिल्ली दूर है, यह किसने बोला था, तो यह प्रसिद्ध कथन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। किसने बोला था, तो निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। चिश्ती सिलसिला, यह भारत का सबसे लोकप्रिय और उदार सूफी सिलसिला था। कौन सा, चिश्ती सिलसिला। बात करते हैं खान का, तो वह स्थान जहाँ सूफी संत रहते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, उसको क्या बोला जाता था, खान का। बात करते हैं जौनपुर, इसे किसका क्या बोलते हैं, जौनपुर को, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, और यह सरकी वंश की राजधानी थी। मेरठ, यह शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। मेरठ में क्या होता, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, लेकिन उनके कर्मस्थली और दरगाह दिल्ली गियासपुर में है, ठीक है। गियासपुर दिल्ली का वो इलाका है जिसे अब निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वायुमंडल की कुछ बात, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में, 78.08%, सर्वाधिक मात्रा में यही होता है, ठीक है। और पौधों के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि और नाइट्रोजन नहीं लेते, देखिए पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। एग्जाम में पूछा हुआ है, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। और यही होता है, आपने देखा होगा कि जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में उनके जड़ में क्या होता है, गांठ होती है, और गांठ में क्या होता है, राइजोबियम नामक क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये जो जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु, यही क्या करते हैं ना, कि ये पर्यावरण से नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन लेंगे और नाइट्रोजन को क्या बोल देंगे, नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है, पौधों को लाभदायक होता है। यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं राइजोबियम, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है, तो देखिए सबको 21% होता है ना, 21% तो ऐसे होता है, लेकिन अब एग्जाम में 21% नहीं बल्कि 21% दे रहा है ऑप्शन में, लेकिन इस ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दे रहा है 20.9% दे रहा है, ठीक है। तो जब दोनों रहे ना तो 20.9% ही मारना, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 20.95% होता है। और ये क्या होता है, हमारा प्राण वायु है ना, क्योंकि इसी को लेकर तो हम लोग जीवित है, तो इसलिए हम इसको प्राण वायु बोलते हैं, और ये दहन के लिए सबसे आवश्यक होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। आर्गन ये आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, यानी इसका कितना है, 0.93% है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा वाला अक्रिय गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 ये कितना परसेंट, 0.03% होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव है तो मुख्य जिम्मेदार, यानी ग्रीन हाउस मतलब गर्म, आपको जो पृथ्वी गर्म होती है इसी की वजह से। नियोन, हीलियम आदि, ठीक है। तो नियोन हीलियम में अल्प मात्रा में है, जैसे अक्रिय गैस, ये भी क्या है, अक्रिय गैस है, ठीक है ना। जो 18वां ग्रुप है आपका पीरियोडिक टेबल का, जो 18वां वर्ग है, उसमें जितने भी तत्व, मतलब जो भी तत्व हैं या जो भी है, वो सब क्या है, अक्रिय गैस है। जैसे नियोन है, हीलियम है, और आपका आर्गन है, ये सब क्या है, जेनॉन है, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। अब देखिए परीक्षा के लिए कुछ महत्व,
ग्रीन हाउस गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। इसकी बढ़ती मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पूछता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो CO2 है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पौधे भोजन बनाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और क्या छोड़ते हैं जी, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भारी गैस कौन है, देखिए भारी गैस CO2 भारी होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ना आपके ऑक्सीजन से भी भारी होता है, इसलिए ना हमें, और यही कारण है कि क्या होता है ना, सुबह में ऑक्सीजन हमारे नीचे आता है। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन तो थोड़ा हल्का गैस है, लेकिन जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गर्म गैस है तो आपको देखना होगा कि सुबह में ठंडा होता है, तो ठंडा होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सुबह में टहलना चाहिए, घूमना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन पूरे नीचे आ जाती है, मतलब आपके जो तल है, धरती तल पे यानी सतह पे आ जाती है ऑक्सीजन। इसलिए सुबह में आपको सांस लेनी चाहिए यानी मेडिटेशन करना चाहिए और टहलना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे ना आपके लिए वो हम बहुत दिनों तक याद रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सुबह में टहला करना चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए, पर आप लोग समझते नहीं हैं। अक्रिय गैस परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन से अक्रिय गैस सबसे अधिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्गन है। ठीक है। अब विकल्पों की बात करें उसमें, ठीक है, तो 0.03% ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मानक मात्रा है। 0.3 या 3% यह मात्रा शोषण के लिए घातक हो सकती है और भारी तापमान वृद्धि का कारण बनेगी। ठीक है। 0.003 ये मात्रा वास्तविक स्तर से बहुत कम है, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया था तो ये बहुत कम है। ठीक है। इतना परसेंट हो जाए। ठीक। अगर इतना हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंग की बात करें तो अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम की रेंज आवृत्ति सीमा वाले, यानी 20 हर्ट्ज से कम की होती है, क्या होती है, अपश्रव्य तरंगे होती है। ठीक है। और ये बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न होती है, जैसे हाथी, व्हेल, भूकंप। ठीक है। जैसे हाथी बोलता है, व्हेल चिंघाड़ती है और या भूकंप आता है, तब ये आपका अपश्रव्य है, यानी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। हम लोग को देखिए अपश्रव्य मतलब ये देखिए 3 प्रकार की जो तरंगे होती हैं उनमें मात्र एक ही है। जैसे हम लोग श्रव्य हैं, ये सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो भी आवृत्ति सीमा होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम रहेगी उसको भी नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगी उसको भी नहीं सुन सकते। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ये भी ज़्यादा है तो ये भी हम लोग नहीं सुन सकते। जिसको 20 हर्ट्ज से कम को क्या बोलते हैं, अपश्रव्य। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रव्य बोलते हैं। ठीक है। मतलब हमारे सुनने से बाहर है। और देखिए पराश्रव्य में कौन कौन हो जाए, तो चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, ये सब सुनते हैं। ठीक है। मतलब चमगादड़ है, डॉल्फिन है, कुत्ता, ये सब क्या होते हैं, इन सबको सुन सकता है। तभी तो चमगादड़, देखिए चमगादड़ नहीं देख सकता है, ठीक है, रात में नहीं देख सकता, लेकिन ये इन्हीं तरंगों का उपयोग करके, अल्ट्रासोनिक का ही उपयोग करके वो रात में उड़ता है। ठीक है। आप देखे होंगे शाम में बहुत उड़ते हैं चमगादड़, तो इन्हीं की वजह से उड़ते हैं। ठीक है। पूछता है कि चमगादड़ किसके वजह से उड़ पाता है, तो वो अल्ट्रासोनिक तरंगों की वजह से। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए 1 किलो हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1000 हर्ट्ज। इसलिए 20,000 हर्ट्ज को परीक्षा में क्या लिखा जाता है, 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है। ठीक है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके बात करें तो पराश्रव्य तरंगे जो वही है जो मैं चमगादड़ वाले बात कर रहे हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है सोनार द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए, अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राफी ECG में होता है। ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी ECG यानी ये आपका ब्रेन में यूज होता है। ठीक है। ब्रेन में काम होता है ECG का। ठीक है। पूछता है ECG किससे रिलेटेड है, तो दिमाग से, और कीमती कपड़ों और मशीनों के पुर्जों की सफाई में। ठीक है। तो ये तीनों आपका उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। अब बात करते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसकी चाल ठोस में सर्वाधिक और गैस में न्यूनतम होती है। ठीक है। प्रतिध्वनि की बात करें तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए,
तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें विकल्पों की, तो विकल्प की बात नहीं करते। 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज यह अपश्रव्य श्रेणी में आती है जिसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर यह क्या आता है, अल्ट्रासोनिक चमगादड़। इसे न केवल सुन सकते हैं बल्कि शिकार के लिए उपयोग भी करते हैं। ऑप्शन सी, यह वह सटीक स्विफ्ट स्पॉट है जिसे हमारे मस्तिष्क ध्वनि के रूप में डिकोड करता है। ठीक है, तो वही होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का था वो बात कर रहा है। ठीक है, तो वही हमारा ऑप्शन सी था। जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था उसी की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने ना ये सारे क्वेश्चन को एनालाइज, PIQ क्वेश्चन को, जो PIQ क्वेश्चन है उसी को मैंने एनालाइज किया है। ठीक है, और उसी के टॉपिक के आधार पर ये आपका करा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, संविधान का भाग कौन से है, मूल कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 के ए में है। अनुच्छेद किस में है, तो 51 के क यानी 51 के ए में है। स्रोत कहाँ है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ, मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की ही चीज़ है। मौलिक कर्तव्य हमारे सोवियत संघ से यानी USSR से लिए गए। समिति की सिफारिश किसने की थी इस मौलिक कर्तव्य के लिए, तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। जोड़ा कब गया था, तो 42वें संशोधन 1976 में। और प्रारंभिक संख्या कितनी थी, मौलिक कर्तव्य पहले कितना था, तो 10 था, अब कितना हो गया है 11, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, तो 11। अब कब जोड़ा गया था, 11वां 66वें संशोधन 2002 से जुड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया था, तो आपका पढ़ाई का, ठीक है, शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, प्रकृति क्या है, तो गैर नियोजित यानी अदालत द्वारा लागू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं विकल्पों की। ठीक, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 49 कब है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का बात करते हैं, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 क्या बोलते हैं, बात करते हैं, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगे, ये अनुच्छेद 50 बात करते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और यही बोलता है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और अनुच्छेद 51 का क्या है, तो नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना यानी अभिभावकों का कर्तव्य है, यानी 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना, जो भी गार्जियन है उनको पढ़ाना उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वर्मा समिति 1999 कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित है। ठीक है, मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित है। ठीक है, लागू करना, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ठीक है, मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं जी, तो भारतीय नागरिकों पर, और विदेशियों पर नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं घास के मैदान की। ठीक है, सेलवास कहाँ पाया जाता है, सेलवास, तो ये कौन से प्रकार का है, तो विषुवतीय वर्षावन है, और ये कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील अमेजन के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, लेनोस ये उष्णकटिबंधीय घास है, और ये वेनेजुएला कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, कंपास, ठीक है, कंपास ये कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय घास ब्राज़ील के उच्च क्षेत्रों में। पंपास ये शीतोष्ण घास है और अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाएगा। देख रहे हैं ये कैसे कैसे घास, जल्दी इस टाइप की घास का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेलवास ब्राज़ील में, देखिए ब्राज़ील से कौन कौन है, ये भी है, कैंपास और सेलवास ये ब्राज़ील में है। ठीक है, लेनोस ये वेनेजुएला, यानी लेनोज बोला जाता है, तो लेनोज वेनेजुएला, इसके तो थोड़ा नाम है एक टाइप का। ठीक है, कैंपास ब्राज़ील में, पंपास ये अर्जेंटीना, लेकिन ये शीतोष्ण घास है, जबकि ये उष्णकटिबंधीय था। ठीक है, ये शीतोष्ण घास है, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में है। प्रेयरी क्या है, तो शीतोष्ण घास है। ठीक, ये कहाँ पर होता है, उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में भी होता है। वेल्ड ये कहाँ है, शीतोष्ण घास है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी ये मध्य एशिया और यूरोपिया में पाया जाता है। ठीक है, स्टेपी मध्य एशिया और यूरोप में। अब बात करते हैं पृथ्वी के फेफड़े, तो अमेजन वर्षावनों सेलवास को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये वैश्विक ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। कौन सा घास, सेलवास घास। ठीक है, अनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप इसे सेलवास क्षेत्र में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। ठीक है,
सेलवास में ही कौन सा सांप पाया जाता है? एनाकोंडा। पर्णपाती वन, ये वे वन हैं जो वर्ष में क्या करते हैं, एक बार शुष्क मौसम में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे भारत में पाई जाने वाली सागौन, साल, आप तो देखते होंगे हमारे एरिया में बहुत सारे होते हैं। घास के मैदानों का विभाजन, परीक्षाओं में अक्सर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदानों के बीच अंतर पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विकल्पों का विश्लेषण करें तो पैम्पास ये दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन अर्जेंटीना का ठंडा शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। पैम्पास क्या है? ठंडा क्षेत्र में पाई जाने वाला घास है, ठीक है। प्रेरी यह उत्तरी अमेरिका का विशाल अनाज उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, और प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। पर्णपाती वन ये वनों का एक प्रकार है, किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी पाए जा सकते हैं। और बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो लागू होने की तिथि कब हुई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? 15 फरवरी 2000 को। तत्कालीन लक्ष्य क्या था? तो स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति, ठीक है। जैसे कि आप लोग पता है गर्भ निरोधक पता है ना, जैसे गर्भ निरोधक आईपीएल आता है, आईपीएल आपको प्रोवाइड किया गया, या कॉन्डम भी प्रोवाइड किया गया था ताकि आपका बच्चे ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता था ना कि ये सब तो पहले 2000 की बात करें, 2000 में तो कुछ भी इस सब का सुविधा नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे, ना चाहते हुए भी बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे। इस वजह से क्या हो लाया गया, कौन सी नीति? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। बात करते हैं तत्कालीन लक्ष्य क्या था, तो वही आपका था। मध्यकालीन लक्ष्य क्या था? तो 2010 तक कुल प्रजनन दर कितना? 2.1 पर लाना था। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था? तो 2045 तक स्थिर जनसंख्या पर, यानी जनसंख्या में वृद्धि न हो। और 2045 की बात करें, देख रहे हैं अभी 2045 नहीं है, इसलिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन। शिक्षा लक्ष्य क्या था? तो 14 वर्ष की आयु तक के स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करना था। शिशु मृत्यु दर 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों से नीचे लाना था, ठीक है। मातृ मृत्यु दर क्या था? तो 100 प्रति 1 लाख में, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख में 100 प्रति जीवित जन्मों से नीचे लाना था, ठीक है। मतलब जैसे कि उस टाइम ना 30 मर रहे होंगे, 1000 में 30 बच्चे मर जाते हैं, तो उससे नीचे लाना था। और उस टाइम में माताएं कितने मरती थी? तो 1 लाख में 100, तो उससे भी कम लाना था। टीकाकरण, तो सभी बच्चों का बीमारियों के खिलाफ सार्वभौमिक टीकाकरण करना था, ठीक है। तो ये सब उसकी थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। तो आगे चलते हैं, देखिए प्रथम जनसंख्या नीति, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। पहली आधिकारिक नीति कब हुई थी? 1976 में आई थी। जनगणना, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था, ठीक है। महान विभाजक वर्ष कब बोले जाते हैं? तो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि तब जनसंख्या वृद्धि दर में भारी गिरावट आई थी, यानी उस टाइम ना बढ़ा नहीं था बल्कि घटा था, और घटने का कारण सबसे बड़ा कारण था उस टाइम अकाल पड़ा था, ठीक है। उससे पहले तो अकाल में बहुत सारे लोग मर गए थे। स्थिर जनसंख्या का नया लक्ष्य क्या था? तो हाल के कुछ दस्तावेजों में 2045 के लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 तक ले जाने पर चर्चा हुई है, ठीक है। मतलब 2045 में होगा कुछ नहीं उन लोग से, अरे बस यही खेल खेला जाता है। फरवरी 2002, इस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी NHP 2002 पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पूछते कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब हुई थी? 2002 में, ठीक। अप्रैल 2005 में क्या था? इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, जो परीक्षाओं के एक और हॉट टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब हुआ था? तो अप्रैल 2005 में, याद रखिएगा, पूछ सकता है। NLP, यह नीति डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। NPP, ठीक है। NPP का किसके आधार पर? तो वही NPP जो जनसंख्या, ये वाला राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यही था आपके किसके आधार पर? तो ये था आपके MS स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में, यानी प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो प्रस्तावना की बात करें तो आधार क्या है? तो आधार है जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? तो
13 दिसंबर 1946 पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और ये देखिए ये वाला उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था, ये आपका ना आज़ादी से पहले ही आ गया था, ठीक है। आज़ाद कब हुआ 1947 में, लेकिन ये 13 दिसंबर 1946 को ही आ गया था। मुख्य स्रोत क्या था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाषा का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संशोधन यानी प्रस्तावना की भाषा की बात कर रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संशोधन केवल एक बार हुआ है प्रस्तावना में, कब हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में। क्या क्या जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 3, ठीक है। और शक्ति का स्रोत क्या है, तो भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। न्याय की स्थिति तो संविधान का अंग है, और किसने बताया था, केशवानंद भारतीय मामला में बताया गया था, ठीक है। परिवर्तनीयता तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक मामले। तो बेरूबारी यूनियन मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारी यूनियन मामला यानी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारतीय मामला की बात करें 1973 में होता पूछता है, ये देखिएगा इसका डेट भी याद रखेगा। न्यायालय ने अपना फैसला बदला और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना का अंग नहीं है, और इसमें बोला गया अंग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर, मतलब मूल ढांचा छोड़कर ही संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, ये बात कही थी। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया, ठीक है। अब बात करते हैं उद्देश्य के प्रमुख शब्द और उनका क्रम, जो अक्सर एग्जाम क्या होता है पूछे जाते हैं। तो पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद में समाजवादी, ठीक, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, याद रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बात करते हैं तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के स्वतंत्रता आज़ादी है, तो 5 प्रकार के। मतलब आप अपना विचार दे सकते हैं, आप अपना अभिव्यक्ति यानी बोल सकते हैं, अपना विश्वास रख सकते हैं किसी पे, अपना धर्म भी कर सकते हैं, आज़ादी है, और आप व्रत भी रख सकते हैं, ये आपका अपनी आज़ादी है। और कब, तो इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत यानी अधिनियमित और आत्मकृत करने की तिथि है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है कि अंगीकृत कब किया गया था संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान को, ठीक है। ये संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की, ठीक, कितना टाइम हो गया, 8 बज गया, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का बात करते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता के। तो लिपि का नाम कैसी थी मेसोपोटामिया की, तो लिपि का नाम था क्यूनिफॉर्म, ठीक है, या किलाक्षर लिपि। लिपि क्या था मेसोपोटामिया का, तो क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि। शब्द का अर्थ क्या था, तो लैटिन शब्द, ये लैटिन शब्द था, और इसका अर्थ था क्यूनिस का कि खूंटी और कील, और इसको फ्रोमा, फॉर्म का था आकार, यानी खूंटी यानी कील का आकार, ये बोल सकते हैं। इसका अर्थ बोला है, जैसे क्यूनी का अर्थ था खूंटी या कील, और फॉर्मा का अर्थ था आकार, ठीक है। लेखन सामग्री मिट्टी की पट्टिकाएँ थी। लेखन उपकरण सरकंडे की तीखी तिल्ली थी। नदियों का संगम दजला और फरात, पूछता है मेसोपोटामिया किसके संगम पर बनी है, तो दजला और फरात की नदियों पर। आधुनिक स्थान कहाँ है, तो मुख्य रूप से इराक में है। प्रमुख शहर कौन कौन थे, उर, उरुक और बेबीलोन, पूछता है, ठीक है। ये आपका पूछता है, ये भी पूछता है, और ये पूछता है, ये तीनों बहुत पूछता है, ठीक है। मंदिर का नाम क्या है, तो जिगुरत, ठीक है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी हमने ये बताया, अपने तरफ से कुछ नहीं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण देखे बात करें तो लिपि की विशेषता, ये दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों से एक है। इसमें कील जैसे निशानों का उपयोग करके गीली मिट्टी पर लिखा जाता था और उसे सुखाया
या पकाया जाता था। ठीक है, पहला पुस्तकालय मेसोपोटामिया के असीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने निनिवे में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था, जहां हजारों मिट्टी के पटकाएँ मिली हैं। ठीक है, पहला पुस्तकालय बात कर रहे हैं। गिलगमेश महाकाव्य, यह मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है जो 12 पटकाओं पर लिखा हुआ है। गिलगमेश महाकाव्य। गणित और काल गणना, मेसोपोटामिया के लोगों ने ही समय को 60 के आधार पर बांटा था। 1 घंटा 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, जिसे आज भी हम लोग उपयोग करते हैं। ये किसने बांटा था? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने। ठीक है, बात करते हैं तो धर्म, यहाँ के लोग बहुदेववादी थे और उनके मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है। कहाँ के? मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, वास्तुकला कैसी थी? तो मेसोपोटामिया में मेहराब और गुंबद बनाने की कला का विकास हुआ था। मेहराब और गुंबद बनाने की कला का विकास हुआ था कहाँ पे? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है, लेखन, तो क्यूनिफॉर्म का सीधा संबंध उनकी लेखन कला और हिसाब किताब की रखने की पद्धति से था। व्यापार, मेसोपोटामिया का सिंधु घाटी सभ्यता के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध था। ठीक है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का किससे था? तो मेसोपोटामिया से, और मेसोपोटामिया का सिंधु सभ्यता से। ठीक, अब बात करते हैं केशिकत्व की। ठीक है, तो परिभाषा, केशिकत्व बहुत पतली नली होती है। केशिका में द्रव का स्वतः ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या बोलता है? केशिकत्व होता है। कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नियम, नली जितनी पतली होगी द्रव उतना ही अधिक ऊपर चढ़ेगा। महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं तो लालटेन में बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना क्या है? केशिकत्व है। सूखता कागज द्वारा स्याही सूखना, ये भी क्या है? केशिकत्व है। तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबाने पर पूरी तौलिया का गीला होना क्या है? केशिकत्व है। खेत की जुताई करना ताकि मिट्टी की केशिका नलियाँ टूट जाए और नमी बनी रहे। ठीक है, इसलिए जुताई की जाती है। अब बात करते हैं स्याही सूखना। सूखता कागज के छोटे छिद्र केशिका नलियों की तरह काम करते हैं। भूमिगत जल, मिट्टी के कणों के बीच के सूक्ष्म स्थान केशिका नलियाँ बनाकर जल को ऊपर खींचते हैं। सूती कपड़ा, धागों के बीच का सूक्ष्म अंतराल केशिकत्व क्रिया द्वारा पानी को फैलाता है। पौधों में जल, जाइलम उत्तक के माध्यम से जल ऊपर जाता है। इसमें केशिकत्व के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन का मुख्य योगदान होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ परीक्षा के प्रो टिप दे रहा हूँ। यदि द्रव कांच को भिगोता है जैसे पानी, तो वह नली में ऊपर चढ़ेगा। यदि वह कांच को नहीं भिगोता जैसे पारा, तो वह नली में नीचे गिरेगा। ठीक है, पारे का मोनिकस यानी ऊपरी सतह हमेशा उत्तल होता है। थोड़ा ये आपके लिए मतलब आपके क्या बोलते हैं कि आपका जो सिलेबस है ना उसके आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, बस केवल देख लेना, बाकी कुछ नहीं, बस देख लेना और कुछ नहीं। यहाँ से एग्जाम में आपके नहीं आएगा, बस आप लोग देख लेना एक समझने के लिए कि अगर वह नली में क्या होता है, द्रव अगर कांच को भिगो देता है तो क्या होता है कि ऊपर जाएगा। ठीक, और वहीं नहीं भिगो पाता है तो क्या है? नीचे आएगा। यही बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और पूछता है तो पारे का जो ऊपरी सतह होता है क्या कैसा होता है? तो उत्तल होता है। तो ये सब हाई लेवल जो एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर जैसे NDA, CDS, UPSC, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और कर लेते हैं। परतंत्र और जैविक घटक, रिवीजन 4 बात करें तो उत्पादक के रूप में कौन आता है? तो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाना कौन करते हैं? तो हरे पौधे, घास, शैवाल। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं? तो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसके जैसे मनुष्य, हिरण है, शेर है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब उपभोक्ता हम लोग कहलाएंगे। अपघटक कौन है? तो मृत जीवों का अपघटन करना, जैसे कवक, जीवाणु, जो मतलब जो भी सारे गले चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं? जैसे कोई मर गया, ठीक है, जैसे हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग को समझिए कि अगर हम लोग को ज़मीन में दफना दिया जाए तो हम लोग क्या होगा, कुछ दिन बाद देखेंगे तो वहाँ पे मांस नहीं होगा, हड्डी केवल होगा। तो मांस को जो अपघटित कर दिया वो कौन है? तो कवक और जीवाणु, यानी मृत जीव को जमीन में यानी धरती पे मिला देना ही क्या बोला जाता है? अपघटक कहलाता है। ठीक है, मार्जक, मृत शरीरों को खाना कौन है? मार्जक क्या कहलाते हैं कि मृत शरीरों को खा जाते हैं। तो कौन खाते हैं? तो गिद्ध है, चील है, सियार है, सब क्या खाते हैं? खा जाते हैं। देखिए चील थे ना तो बहुत अच्छा था। ठीक है, चील होते थे तो बहुत अच्छा होता था क्योंकि ये मृत शरीरों को खाने का काम करते थे। ठीक है, और खाने का काम करते थे तो जो हमारा वायु प्रदूषण था वो बहुत कम होता था। लेकिन अब जो भी कोई फेंक दे रहा है तो जल्दी, क्योंकि गिद्ध अब है नहीं,
चील भी उतना नहीं है, CR भी तो मिलता ही नहीं है उतना, बस थोड़े से है CR लेकिन बहुत कम हो गए हैं, तो इसलिए वायु प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अब परीक्षा की बात करें, परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के, तो प्रकृति के सफाई कर्म में कौन कौन है, तो अपघटकों को प्रकृति का रिसाइकलर या सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों के चक्र को पूरा करते हैं। पोषण विधि, ये जीव मृतपुजीवी होते हैं जो जटिल यौगिकों को बाहर ही पचाकर अवशोषित करते हैं। ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, जबकि खनिजों का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय होता है। ठीक। 10% का नियम किसने दिया था, लैंडमैन के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। इसलिए जो शाकाहारी चीज़ खाता है ना, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसलिए ना बोला जाता है कि चना खाया कीजिए, भिगा हुआ चना सुबह में खाया कीजिए, बहुत ही आपको एनर्जी मिलेगा। घास और साग, ये उत्पादक हैं जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ठीक है, घास और साग ये उत्पादक हैं जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआतें करते हैं। चील और गिद्ध ये मार्जक होते हैं, ये मृत मांस खाते हैं, लेकिन अपघटकों की तरह उन्हें आणविक स्तर पर नहीं तोड़ते हैं। कवक और जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव हैं जो एंजाइम छोड़कर मृत पदार्थों को गला देते हैं। मांसाहारी प्राणी, ये द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टाइम में हम लोग प्रमुख स्थानीय पौधों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वाला जो है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से आएगा क्वेश्चन, तो देख लेना। तो हम लोग पहले आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपने इतने यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।